हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की एक जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है फ्रेंच एयरफोर्स के साथ, एक्सरसाइज गरुण के नाम से, और ये इंडियन एयरफोर्स के जोधपुर एयरबेस में चल रही है। और इसी एक्सरसाइज के दौरान हमारे एयर चीफ फ्रेंच एयर चीफ से मिले और इसी एक्सरसाइज के दौरान हमारे एयर चीफ द्वारा ये बात कही गई कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है कम से कम 4 से 5 स्क्वाड्रन 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की, जो कि सीधे सीधे रेफरेंस MRFA कंपटीशन पर है, जहां पर करीबन 114 एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स को लेने हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर रिक्वायरमेंट है वो अच्छी खासी है। तो अगर आपको 42 स्क्वाड्रन को रीच करना है तो उसके लिए भी आपको 300 एयरक्राफ्ट चाहिए, और ये एडिशनल एयरक्राफ्ट होंगे, बाकी रिप्लेसमेंट को हम यहाँ काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट को कंसिडर कर लें तो रिक्वायरमेंट हमारी उतने ही और एयरक्राफ्ट की हो जाती है, तो ये नंबर 500 के ऊपर चले जाते हैं। तो ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए पूरी तरीके से AMCA प्रोग्राम पर डिपेंडेंट है। तो अगर हम AMCA के नंबर को लेकर चलें तो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को मिलाकर ये 200 के अप्रॉक्स पहुंचेंगे। बाकी बचे आपके 300 से 400 यानी कि 300 से 400 एयरक्राफ्ट जो है वो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि दुनिया जो है वो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रही है, और हम जो है वो बड़े नंबर में 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने वाले हैं और प्रोक्योर करने वाले हैं। तो क्या हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे उन कंट्रीज की जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए मशहूर हैं, उनके द्वारा जो लास्ट 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट जो हैं वो 70s और 80s में डिजाइन किए गए थे, और उसके बाद से 21st सेंचुरी में उन कंट्रीज का जो फोकस है वो 5th और 6th जनरेशन के फाइटर रहे हैं। KF-21 बुरामे के प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है। उसे आप एक तरीके का हाइब्रिड कह सकते हैं, जो कि फिलहाल के लिए एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन वही डिज़ाइन इवॉल्व होगा 5th जनरेशन में। तो 21st सेंचुरी में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो कि काम कर रही है फ्यूचर में 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में, और यहाँ पर एक नहीं 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे हम बात करें तेजस मार्क 2 की, चाहे हम बात करें TEDBF की यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की। इवन चाइना द्वारा भी 21st सेंचुरी में 5th जनरेशन फाइटर ही बनाए गए हैं, चाहे हम J-20 की बात करें, चाहे हम बात करें J-35 की। यहाँ तक कि जिस कंट्री ने आज तक कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बनाया, उनके द्वारा भी अटेम्प्ट सीधा 5th जनरेशन फाइटर को बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टर्की की, जिनके द्वारा TFX फाइटर बनाया जा रहा है। हर जेट को यहाँ पर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक लिफ्ट प्लेटफॉर्म है, एज अ मेन फाइटर नहीं बनाया जा रहा है। तो चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, दुनिया आगे मूव कर चुकी है, हमने अपनी रिक्वायरमेंट भी पीछे रखी है, पर रियलिटी इससे अलग है। तो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म की जो रेस है इसको US द्वारा लीड किया जा रहा था। इसमें अगर हम बॉम्बर्स को हटा दें तो 2 मेन फाइटर जो हैं वो निकल कर सामने आए जो इनके साथ सर्विस में है। पहला F-22 रैप्टर और दूसरा F-35। ये बात आपको बता दें कि ये दोनों एयरक्राफ्ट लॉकहीड मार्टिन द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। F-22 रैप्टर की बात करें तो ये 80s और 90s की डेवलपमेंट है, और ये US एयरफोर्स की सर्विस में 2005 यानी कि 2005 में आया था, और आज तक जितने भी अवेलेबल एयरक्राफ्ट हैं उनको एयर सुपीरियरिटी डोमेन में डोमिनेट करता है। F-35 की बात करें तो इसका डेवलपमेंट जो है वो 90s में स्टार्ट हुआ था, और इसका जो रोल है वो F-22 के कंपैरिजन में डिफरेंट होने वाला था। F-22 एयर सुपीरियरिटी फाइटर था, वहीं पर इसको एज अ मल्टी रोल फाइटर डेवलप किया गया था। साथ में F-22 के प्रोग्राम से जो सीख मिली थी उसको यहाँ अप्लाई करके इसको ज़्यादा ऑपरेशन फ्रेंडली बनाने की कोशिश करी गई। अब ये दोनों फाइटर कितने ऑपरेशन फ्रेंडली हैं इसको भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो अगर आप USAF में फाइटर एयरक्राफ्ट के नंबर को देखेंगे तो F-16 इनके पास ऑलमोस्ट 1000 है, F-35 इनके पास 300 के ऊपर है, F-15 जो है वो ऑलमोस्ट 500 है, और A-10 जो है वो ऑलमोस्ट 300 है, पर जो F-22 रैप्टर है वो 200 से भी कम है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दुनिया का बेस्ट एयर सुपीरियरिटी फाइटर है तो इसके नंबर इतने कम क्यों रखे गए? तो एक F-22 रैप्टर का जो परचेजिंग कॉस्ट है वो अराउंड $150 मिलियन है। इतने प्राइस में आपको 3 LCA तेजस मार्क 1A मिल जाएंगे और आप अच्छा खासा पैसा बचा भी लेंगे। और यहाँ पर हम यूनिट प्राइस की बात कर रहे हैं, वेपन्स और सपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो $150 मिलियन भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है ऐसी कैपेबिलिटी के लिए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा है वो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इसका पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट अराउंड $70,000 के आसपास का है। कंपेयर करें इसे F-16 के पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट से, तो F-16 का जो पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो $22,000 है, यानी कि F-22 रैप्टर को ऑपरेट करना F-16 के कंपैरिजन में
3 गुना से भी ज़्यादा महंगा है। और यहाँ पर प्रैक्टिकल यूसेज क्या है? खाली एयर सुपीरियॉरिटी। अगर आप एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए एक्सटर्नल पेलोड को ऐड करते हैं तो ये इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और इस एयरक्राफ्ट का पूरा पर्पस ही बर्बाद कर देगा। और अगर आप प्रैक्टिकली एयर सुपीरियॉरिटी ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट को देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। अगर फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी कंट्री के साथ तो वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वरना जिस तरह की लड़ाइयाँ यूएस ने लड़ी हैं, चाहे अफगानिस्तान में चाहे इराक में, उन्हें इस रोल की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं पड़ी। इसलिए इनके बड़े नंबर्स को ऑपरेट करना समझदारी नहीं होती। यहाँ तक कि F-22 रैप्टर्स को रिटायर करने की भी बात चल रही थी। और ये चीज़ हम आपको बता दें कि जब इसका डेवलपमेंट चल रहा था तो बातें ये चल रही थी कि अराउंड 700 के ऊपर इनके नंबर्स जो हैं वो लिए जाएंगे। तो F-22 रैप्टर अपने डोमेन में एक बहुत बड़ी सक्सेस है, बट एज अ प्रोग्राम आप इसे फेलियर कह सकते हैं, क्योंकि जब से इसका सर्विस इंडक्शन हुआ है यूएस एयरफोर्स के लिए ये बहुत काम का एयरक्राफ्ट निकलकर सामने नहीं आया है, उल्टा महंगा और पड़ गया है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कज़न की, यानी कि F-35 की। तो F-22 प्रोग्राम से कई लेसन्स जो हैं वो सीखे गए और उसके बाद F-35 को बनाया गया और इसे एज अ मल्टी रोल फाइटर बनाया गया। और शुरुआत में ऐसा प्लान किया गया कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म जो है वो एयरफोर्स, नेवी और मरीन कोर के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, साथ में मल्टी रोल फाइटर होगा। तो मास में प्रोड्यूस होने की वजह से कॉस्ट को कम रखते हुए ये 5th जनरेशन की कैपेबिलिटी देगा, जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज करने लायक होगी। तो ये आइडिया तो काफी अच्छा था, पर प्रैक्टिकली ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। ना इस प्लेटफॉर्म से एयरफोर्स बहुत ज्यादा खुश हुई, ना ही नेवी। शुरुआत में एयरफोर्स का प्लान था कि जो F-16s हैं वो इन्हीं एयरक्राफ्ट से रिप्लेस होंगे, लेकिन अब एयरफोर्स ये करने को तैयार नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि एयरक्राफ्ट का कॉस्ट तो कम है, जो कि अराउंड $80 मिलियन पर पीस के आसपास का आ गया है, जो इसे एक्चुअली कई 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट से सस्ता बनाता है, पर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम नहीं कर पाए हैं। तो इसका जो पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो अराउंड $36,000 पर एयरक्राफ्ट पड़ता है। कंपेयर करें इसे F-16 के ऑपरेटिंग कॉस्ट से, तो F-16 का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो अराउंड $22,000 पर आवर का है, वहीं पर जो F-15 ईगल का ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो अराउंड $27,000 पर आवर का है। तो अगर आप इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट को F-22 रैप्टर से कंपेयर करेंगे तो ये आधा है, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करेंगे दूसरे 4 और 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट से तो ये काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। तो अगर यूएस एयरफोर्स अपने 1000 के अराउंड F-16 F-35 से रिप्लेस करती है तो ओवरऑल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट उन प्लेटफॉर्म का होगा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, और ये यूएस एयरफोर्स अफोर्ड नहीं कर सकती, और ये चीज़ उन्होंने क्लियरली मेंशन करी है। यहाँ तक कि जो यूएस नेवी है वो भी इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट से और मेंटेनेंस से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने भी अपनी रिक्वायरमेंट को काफ़ी कम कर दिया है। तो क्या ये एयरक्राफ्ट फेलियर है? बिल्कुल नहीं। क्या ये अपने पर्पस में फेल हुआ? हाँ, जिस पर्पस के लिए इस एयरक्राफ्ट को बनाया गया था वहाँ पर ये फेल हो रहा है। तो यूएस एयरफोर्स को F-22 और F-35 के प्रोग्राम से बड़ी सीख मिली है, और वो ये है कि वो इन 5th जनरेशन के फाइटर से रोजमर्रा के जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म नहीं कर सकते। ये एयरक्राफ्ट स्पेशलाइज्ड रोल में दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर हैं, पर इनसे जो रेगुलर ऑपरेशंस हैं वो अफोर्डेबल नहीं है, और इसलिए अब यूएस एयरफोर्स का फोकस जो है वो एक ऐसे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पर है जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो, पर यूनिट प्राइस कम हो, फ्यूचर अपग्रेड का पोटेंशियल हो, साथ में 5th जनरेशन फीचर्स हो, पर 5th जनरेशन फाइटर ना हो। तो क्या यूएस एयरफोर्स F-16 के एडवांस 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को कंसीडर करेगी? तो लिमिटेड नंबर वो एडवांस F-16 के ले सकते हैं, पर उन्हें F-16 एयरक्राफ्ट जो हैं वो दूसरे एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करने हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि जब इन 4th जनरेशन प्लेटफॉर्म को बनाया गया था तो तब ये नहीं सोचा गया था कि फ्यूचर में जो एवियोनिक्स अपग्रेड हैं वो इतने जल्दी आएंगे। तो अपग्रेड पोटेंशियल इन एयरक्राफ्ट का काफ़ी लिमिटेड है। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज में जो इवोल्यूशन है वो काफ़ी रैपिड हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली इन प्लेटफॉर्म को उस चीज़ को दिमाग में रख के डिज़ाइन नहीं किया गया था। इनमें से कई ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनके इंजन जो हैं वो सफिशिएंट इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस नहीं करते कि वो ऑनबोर्ड सेंसर को पावर कर सके। तो यूएस एयरफोर्स को नए 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए अपने ज़्यादातर रोल्स को परफॉर्म करने के लिए। तो जो चीज़ इंडियन एयरफोर्स अभी प्लान कर रही है वो यूएस एयरफोर्स द्वारा करी जानी है, यानी कि हमारी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है। इवन रशिया और चाइना जैसी कंट्री भी 5th जनरेशन फाइटर्स को लिमिटेड नंबर में ही ऑपरेट करेगी, क्योंकि रडार क्रॉस सेक्शन कम रखने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, और टेक्नोलॉजीज अब ऐसे इवॉल्व हो रही हैं कि आरसीएस कम रखने के बाद भी आप छुप नहीं सकते। तो आजकल के जो फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि वो हीट सिग्नेचर को काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से ही पहचान लेते हैं। तो भले ही आप स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो,
अपना IR सिग्नेचर आप छुपा नहीं सकते। ऑल्दो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कुछ और इवॉल्व हो तो मामला अलग है, पर फिलहाल के लिए प्रैक्टिकल ऑपरेशंस में स्टेल्थ जो है वो बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं देता। पर ये चीज़ भी हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि लिमिटेड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर आप उन्हें बैकबोन नहीं बना सकते, और इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल यही कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।